दोस्तों, विगत कई वर्षों में आपने देखा होगा एक नई परंपरा, नया विरोध करने का नया तरीका। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन, बांग्लादेश का की सरकार और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भवन, और ताजा आपने देखा नेपाल। अरब की धरती तक हमने देखा है, जब जनता का सब्र टूटता है तो सरकारें हिल जाती है, हिली नहीं जाती, तख्ता पलट हो जाता है। और अब उसका नया रूप ले लिया है। और इससे मैंने विगत 3 दिनों में देखा कि भारत को लेकर के बड़े अनुमान लगाए जाए, पर भारत की स्थितियां बाकी अन्य देशों से अलग हैं। और क्यों अलग, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं पूरी कहानी को, इस पूरी खबर को, इसके पीछे की खबर को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। विगत अगर 5 वर्षों की हम चर्चा कर लें, नेपाल से पहले आपने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन को जलते, लूटते और पिटते देखा होगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति आवास को जन समूह का जनसैलाब के हमले के बाद उसको लूटते, पीटते, घर को बर्बाद करते, तोड़ते फोड़ते उस आवास को देखा होगा। बांग्लादेश से एक हसीना सरकार पर बदले की कार्रवाई पर पूरा बांग्लादेश जल उठा। और अब ताजा आपने देखा विगत एक सप्ताह में तख्ता पलट के साथ में किस तरीके से नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है, हमारे मित्रों संबंध है, कोविड से लेकर के नेपाल की त्रासदी से लेकर के भूकंप और बाकी चीजों पर लेकर भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहता है। सबसे पहले बात नेपाल की। नेपाल में हाल ही में जेनजी आंदोलन ने पूरे देश के राजनीति को हिला ही नहीं दिया, बल्कि तख्ता पलट कर दिया। और नई सरकार, नए प्रधानमंत्री, कार्यकारी प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण और उसका चयन होना, पूर्व के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों का जिस तरीके से सड़कों पर बुरा हाल, कपड़े फटे, नाले में गिरे, वो सब आप लोगों ने सारा चीजें सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा। लेकिन ये आग भड़की क्यों, लगी क्यों, दोस्तों समझने का प्रयास करिए। एक तरफ जहां विगत कई वर्षों से नेपाल लगातार भ्रष्टाचार के आकंठ आरोप पर डूबा हुआ है, चाहे वो चाइना के माध्यम से एयरपोर्ट के निर्माण की बात कर लें, बहुत सारी कंपनियां वहां काम कर रही हैं, जमीन आवंटन की बात कर लें, और बेरोजगारी का आलम, नौकरियां नहीं है। नेपाली नवयुवक अन्य देशों में जाकर के अपनी कला को, अपने प्रदर्शन को, अपनी क्षमता को, अपनी पोटेंशियल को दिखाते हैं, काम करते हैं और उस देश की करेंसी नेपाल को भेजते हैं। इसका मतलब ये जो गैपिंग है। और दूसरी चीज वही नेपो किड्स, नेपाल सरकार के बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उनके बच्चे आप अगर देखे हो तो मैं एक नजर दिखाना चाहूंगा, उनके बच्चे जब सोशल मीडिया पर विदेशों में रह करके, तो इन दोनों चीजों को बैलेंस नहीं बैठ रहा। एक तरफ जहां पढ़ा लिखा युवक, काबिल युवक, मेहनती युवक बेरोजगारी का आलम में घूम रहा है, वहीं भ्रष्टाचार से पनपे नेता और उनके बच्चे विदेशों में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं और करोड़ों का सामान, करोड़ों के बंगले, करोड़ों की गाड़ियां, सारी फॉरेन गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंसेस बीच में आए, नवयुवकों का ये आंदोलन में उनके कई साथियों की हत्या, पुलिस की गोलीबारी और इसको जनसमूह का समर्थन, आपने देखा होगा कि विगत एक सप्ताह में वहां की सरकार नस्त नाबूद ही नहीं होगी, बल्कि गायब भी होगी। तो लोगों का जो जन आक्रोश है जब इस तरीके से फूटता है और फटता है, मैंने इसलिए शुरुआत की कि खाली इसको नेपाल तक की बात नहीं है। आपने देखा होगा श्रीलंका में, आपने देखा होगा पाकिस्तान में, आपने देखा होगा बांग्लादेश में। लेकिन अगर तुलनात्मक बात कर ली जाए, जैसा लोग तुलनात्मक कर रहे हैं, मैंने तो यहां तक देखा जिनजी की संख्या का भी आकलन लोगों ने करना शुरू कर दिया, जिनजी की संख्या गिनना भी शुरू कर दिया, भारत में कितने लोग। अरे भारत की संप्रभुता, भारत की अस्मिता, भारत का ढांचा, भारत का संविधान, भारत के लोग, मुझे लगता है इन सभी देशों से कई मामलों में बहुत अंतर रखता है। मित्रों, नेपाल का यह आंदोलन इसलिए खास था क्योंकि इसे जेनजी ने लीड किया, यानी वही पीढ़ी जो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। युवा पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एकजुट हुए और सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। अब जरा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का हाल सबको पता है, महंगाई आसमान छू रही, आईएमएफ की शर्तों से जनता का दम घुट रहा, ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता, कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी सेना की सरकार। और 2022 में जब इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया तो उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में जोरदार प्रदर्शन किया, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, फौजी ठिकानों तक पर हमला हो गया। फिर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो गुस्सा और भड़का। पाकिस्तान के इन प्रदर्शनों ने दुनिया को दिखाया कि वहां जनता का सब्र टूट चुका है। परिणाम यह हुआ कि सेना ने और सख्ती बढ़ा दी, न्यायपालिका पर दबाव आया, लेकिन जनता के गुस्से ने
सत्ता को डरा दिया कि अब हालात काबू से बाहर भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश को अगर आप देखें, जहां जुलाई 2024 में छात्रों और युवाओं ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने पूरी सरकार को हिला दिया। ढाका की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। शुरुआत छात्र संगठनों से हुई, लेकिन जल्दी ही यह आंदोलन महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही खिलाफ जन आवाज बन गया। पुलिस से भिड़ंत हुई, इंटरनेट बंद करना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात इतने बड़े बिगड़े कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा और बांग्लादेश की सत्ता पर अंतिम सरकार काबिज हो गई। कि अब यह आंदोलन साफ कर गया कि बांग्लादेश का युवा अब किसी भी अन्याय को सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। म्यांमार यानी बर्मा को भी हम समझ लें, 2021 में वहां सेना ने तख्ता पलट किया। आउंग सैन सू की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर फौज ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। उसके बाद पूरे देश में जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। हजारों लोग सड़कों पर निकले, लोकतंत्र बहाल करने की मांग की। सेना ने गोलियां चलाई, इंटरनेट बंद किए गए, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जनता डटी रही। आज भी म्यांमार में हालात सामान्य नहीं है। सेना बनाम जनता की जंग जारी है। अब पड़ोसी देश श्रीलंका की बात कर लें, 2022 वहां ऐसा आर्थिक संकट आया जो पूरी दुनिया की सुर्खियों पे छा गया। तेल, दवाइयां, खाने पीने की चीजें सब खत्म हो गई। लोगों के पास बिजली नहीं थी, पेट्रोल पंप खाली थे, जनता का सब्र टूटा। लाखों लोग कोलंबो की सड़कों पर उतरे, राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। इतिहास में पहली बार हुआ कि जनता ने खुद राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप राजपक्षे परिवार की दशकों पुरानी सत्ता ध्वस्त हो गई। नई सरकार बनी, लेकिन संकट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं इतिहास के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक, अरब स्प्रिंग पर दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया में एक सड़क विक्रेता मोहम्मद बुआजीजी के पुलिस के भ्रष्टाचार से तंग आकर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। ये छोटी घटना पूरे अरब जगत में क्रांति की चिंगारी बन गई। ट्यूनीशिया में 23 साल पुराने राष्ट्रपति बेन अली को भागना पड़ा। मिस्र में तहरीर चौक पर लाखों लोग इकट्ठा होकर 30 साल से सत्ता में बैठे हुस्नी मुबारक को इस्तीफा देना पड़ा। लीबिया में तानाशाह गद्दाफी की हत्या कर दी गई। यमन में 33 साल पुरानी सरकार गिर गई। सीरिया में आंदोलन ने गृह युद्ध का रूप ले लिया जो आज तक खत्म नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि कुछ देशों में लोकतंत्र आया, कुछ में अराजकता फैली और कहीं पर हालात बेकाबू हुए। और इस स्तर पर बेकाबू हुए कि हत्या, मार पीट और वो आलम आप सबने देखा। जब जनता उठ खड़ी होती है तो कोई तानाशाह टिक नहीं पाता, ये इतिहास गवाह है। तो दोस्तों, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और अरब दुनिया की ये ऐसी कहानियां हैं जो हमें ये सच बताती हैं, जब जनता का सब्र टूटता है तो क्रांति होती है। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे समझने का मुख्य कारण आप समझिए कि भारत में कोई भी जन क्रांति जब होती है तो वो सत्ता परिवर्तन तो करती है, लेकिन वो सत्ता परिवर्तन भी लोकतंत्र के जरिए और मतों के जरिए होता है। लोकतंत्र और चुनाव भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां जनता हर 5 साल में सरकार बदल सकती है, यानी गुस्सा बैलेट बॉक्स पे निकाला जाता है, सड़कों पर हिंसा में नहीं। ये हमारी मजबूती है, ये है हमारा देश। राज्यों की ताकत, भारत में हर राज्य की अपनी अलग सरकार है। अगर गुस्सा केंद्र पर है तो राज्य चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को हटा दिया जाता है, यानी असंतोष पूरे देश में इकट्ठा नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, भारत में लोग आवाज उठाते तो हैं, आंदोलन भी करते हैं, चाहे वो सीए का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, फिर इतिहास में देखें जेपी आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन रहा। लेकिन फर्क ये है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इन आंदोलनों को अपने भीतर समाहित कर लेती है, कभी बातचीत और समझौतों के जरिए। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, भारत का लोकतंत्र इस तरीके के आंदोलन को जगह देता है, समाहित करता है, समझौता करता है, बात करता है और नए रास्ते निकालता है। कभी आंशिक रियायत देकर और कभी सख्ती, कभी दमन की ऐसी स्थितियां हमारे यहाँ नहीं आई। एक इमरजेंसी अगर हम बात को छोड़ दें तो देश क्या हमको 75 साल आजाद हुए हो गया, लेकिन उस आजादी के बावजूद 130 करोड़ का 140 करोड़ का देश ये अपने संविधान को मानता है, लोकतंत्र को मानता है और सिस्टम को मानता है और सिस्टम से चलता है। हाँ, लेकिन असंतोष सिस्टम से परे हो तो फिर जड़ें भी हिला देता है। आपको इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी नवयुवक पीढ़ी है उसने दिल्ली की सरकार हटाई,
आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन जब घोटालों में के आरोप लगातार जो रहते गए, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री उनके जेल में गए, तो उस सरकार को भी छोड़ के जाना पड़ा। और यहां सत्ता हस्तांतरण में एक चिड़िया भी नहीं मरती, ये भारत का इतिहास है। वेलफेयर सिस्टम, भारत सरकार जनता को मुफ्त राशन सब्सिडी योजनाएं देती है, यानी पेट भरने लायक सहूलियत हमेशा रहती है। जनता तंग है पर भूखी नहीं है। भारत के में जाति डाइवर्सिटी की बात कर ले, भारत की जाति, धर्म और भाषा की विविधता भी बड़ी वजह है। कोई आंदोलन पूरे देश में एक साथ फैले, ऐसा होना लगभग असंभव जैसा है। संस्थाओं की मौजूदगी, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, मीडिया जैसे संस्थाएं जनता को उम्मीद देती है कि सिस्टम के अंदर ही बदलाव मुमकिन है। यानी लोकतंत्र है, सिस्टम है, संवैधानिक संस्थाएं हैं और संविधान है। तो दोस्तों, सवाल अब भी है वही है, क्या भारत में कभी ऐसे हालातों पर जो लोगों ने चर्चा या उदाहरण देना शुरू कर दिया है, ऐसे आंदोलन हो सकते हैं क्या? मैं अपने अनुभव के आधार पर, यूनाइटेड भारत की टीम अनुभव के आधार पर, ये साफ सी बात है कि भारत की स्थितियां अन्य पड़ोसी देशों या अन्य उस आंदोलनकारी जैसे देशों की तुलना में इसका कहीं कोई मेल नहीं खाता है। बैलेट बॉक्स, ईवीएम, लोकतंत्र, 5 साल में सरकार बदलने का मौका और उसके समर्थन में उसको दिखाने की जो परंपरा है या विरोध में, वो सबसे बड़ी हमारी ताकत। यहां सरकारें बदलती हैं लेकिन लोकतंत्र कायम रहता है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। पर यह भी सच है कि अगर लोकतंत्र कमजोर हुआ, अगर संस्थाएं गिर गई और जनता को सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा, तो भारत भी कभी ना कभी ऐसी राह पर जा सकता है, क्योंकि ये सबसे युवा मुल्क है। अगर पूरे विश्व की बात कर ली जाए तो युवाओं की बात कर ले तो भारत की सोच, भारत की समझ सबसे युवा समझ है। क्या भारत अपनी लोकतांत्रिक ताकत को बचा रख पाएगा या आने वाले सालों में इतिहास किसी और किस्म की कहानी लिखेगा? मैं ये बात फिर आप सबके को बताने का, क्योंकि अन्य देशों को उदाहरण के साथ मैंने ये बात बिल्कुल बताई कि हम क्यों अलग हैं। मित्रों, भारत चूंकि अनेकता में एकता, धर्म, संप्रदाय, जातिवाद, अलग अलग समुदाय, यहां तो जितना 50-40 कोस पे अगर पानी बदलता है तो 40 कोस पे भाषा भी बदल जाती है। नॉर्थ से लेकर साउथ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इतनी विविधताओं के बावजूद भारत की जो एकता है, भारत का जो समर्पण है सेना के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति और सारे संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, कहीं ना कहीं वही 140 करोड़ लोगों को चलाए रखती है। एक बार आपसे फिर पुनः अनुरोध करना चाहेंगे, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, आभार।